नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम हर एक क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन होता है वह भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसे हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं। और हम इसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछते हैं और आपको एक एमसीक्यू देते हैं जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना होता है। और हम जो हमारा लास्ट वीडियो होता है उसका भी रिवीजन हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आई होप आपको जो पुराने वीडियो है वह देखकर आपको आपके करेंट अफेयर की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आ रही होगी। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो कौन कौन सी दर में बदलाव नहीं हुआ है? रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, जीडीपी में या एबीसी सभी में? फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी सभी में। तो जो रिवर्स रेपो रेट है, जीडीपी है, क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। आप रिजर्व बैंक को जानते होंगे कि बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। यह इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जो बैंकों को लोन देता है। तो रेपो दर भी यही होती है कि रिजर्व बैंक से जो वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये लोग जो लोन लेते हैं उस दर को, जिस दर पे वह लोन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं या रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। मतलब कि जब जैसे कि हमारे जो बैंक हो गए, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये आरबीआई के पास कुछ दर पर पैसा रखते हैं तो और उस पे ब्याज लेते हैं। किससे? रिजर्व बैंक से। वहाँ रिवर्स रेपो रेट होता है। पर फ्रेंड्स, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमेशा रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वह तो आरबीआई है, वह तो उसका पापा है, समझ लो। बाकी बैंकों का कौन है? यहाँ पापा है। तो कभी भी क्या पापा कभी झुकेगा बेटे के सामने? तो वह नहीं झुक सकता। इसलिए हमेशा क्या होता है, रेपो रेट जो दर होती है वह मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? कम होती है। जैसे कि मान लो रेपो रेट जैसे रिजर्व बैंक वसूलता है बाकी बैंकों से 3.5%। ठीक है, 3.5% वसूलता है। और यदि किसी बैंक को कहाँ रखना है? रिजर्व बैंक में पैसा रखना है और उसको ब्याज लेना है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? वो बोलेगा कि भैया मैं तो 2.5% पे ही आपको ब्याज दे सकता हूँ। तो क्या होता है, बैंक आप कहीं जा सकते हैं, किसी के पास नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? हमारा आरबीआई है। इसलिए वह आरबीआई के पास रख देते हैं। तो यह याद रखने मतलब योग्य बात यह है कि रेपो रेट दर हमेशा ज़्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट दर कम होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक दो कीवर्ड्स और है, जैसे सीपीआई। सीपीआई का अर्थ क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं अपन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। या वह उपाय है जो घर द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भारतीय औसत की जांच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो बदलाव जो मौद्रिक नीति में बदलाव नहीं किए गए हैं इनकी दरों में, तो पहले कितनी थी? तो रेपो रेट कितनी थी? 4.25। रिवर्स रेपो रेट कितनी थी? 3.35। मैंने बताया कि रेपो रेट दर हमेशा क्या होगी? रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कभी भी आरबीआई कभी भी ज़्यादा ब्याज नहीं देगा बैंकों को, वह सिर्फ लेगा लेकिन देगा नहीं, क्योंकि वो पापा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष में जीडीपी 2022 के लिए 9.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और एक दो कीवर्ड्स है, जैसे कि एमएसएफ दर। एमएसएफ दर क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। या वह दर होती है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ जो अनुसूचित बैंकों की धनराशि देता है। मतलब कि जो बैंक जो मतलब आरबीआई प्रति सरकारी जो उनके दस्तावेज होते हैं, अनुसूची होती है, उसके हिसाब से बैंकों को लोन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और अधिनियम कौन सा था? यहाँ 1935 का ही अधिनियम था।
जो 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वह कब हुआ है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में। इसके अभी गवर्नर कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं। इससे पहले कौन थे फ्रेंड्स? उर्जित पटेल थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वह सीडी देशमुख। फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन तो है कि यदि पहला गवर्नर पूछ ले तो सब लोग सीडी देशमुख लगा गया था, जबकि वह पहले भारतीय गवर्नर थे। और पहले गवर्नर की बात करें एसबीआई की और आरबीआई की, तो वह कौन थे? हमारे ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको यह सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने सुना होगा म्यूकर माइकोसिस के बारे में, जो ब्लैक फंगस है। ठीक है, उसके बारे में पूछा हुआ, हम उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में किस संस्थान ने क्या है एम्फोटेरिसिन, कौन सी है? एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित गोली विकसित की है, जिन्हें AMB कहा जाता है। तो यह किसने की है फ्रेंड्स? IIT हैदराबाद ने की है। किसने की है? IIT हैदराबाद ने की है। तो हम ये क्या है, AMB क्या है और IIT हैदराबाद ने किया क्या है? तो IIT हैदराबाद के जो शोध करता है, इनने एक तकनीक को बौद्धिक संपदा अधिकार, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इससे मुक्त करने का फैसला किया है। किसको? ये AMB को। AMB क्या है फ्रेंड्स? जो फंगल के लिए जो दवाई होती है या इंजेक्शन होता था, कौन सा? एम्फोटेरिसिन बी। यह एक इंजेक्शन था जिसको क्या किया है उन्होंने? मुक्त कर दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, ताकि बड़े स्तर पर इस टैबलेट का उत्पादन किया जा सके, क्योंकि अभी जो है ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, यह दवा सस्ती, उच्च और AMB अवशोषण कम क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिस वाली होती है। और AMB पहले केवल इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होती थी, अब क्या होगा? इसको टैबलेट के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। जो एम्फोटेरिसिन बी टैबलेट जो बनेगी, वह नैनो फाइबर आधारित एक दवा है, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाएगा। जो वर्तमान में भारत में जो कोविड-19 से मरीज ठीक हो जा रहे हैं, उनमें यह देखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। अब एम्फोटेरिसिन बी की बात करूं मैं, तो यह एक फंगल दवा मैंने आपको बता दिया, जिसका उपयोग क्या होता है? फंगल संक्रमण और क्या होता है? लिशमैनियस, और इसमें भी किया जाता है। जैसे कि क्या होता है? म्यूकोमाइसिस से हमने बताया, एस्परग्लोसिस भी एक फंगल है, और कैंडियोसिस भी एक फंगल है, ब्लास्टोमाइकोसिस भी एक फंगल है, और क्रिप्टोकोसिस भी एक फंगल है। यह सारे फंगल्स के नाम है। इनके इलाज के लिए इस टैबलेट का उपयोग होगा। यह दवा आमतौर पर नस में इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, यह दवा सामान्यतः दुष्प्रभाव में गुर्दे की समस्या के अलावा बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द इसके सामान्य लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं म्यूकोमाइकोसिस की, या ब्लैक फंगस की। यह एक गंभीर फंगस संक्रमण है। इस संक्रमण के लक्षण में शरीर में संक्रमण के स्थान पर निर्भर करते हैं, मतलब कि शरीर के हिसाब से निर्भर करता है कि ये कैसा होगा। आमतौर पर साइनस मस्तिष्क में संक्रमित करता है, मतलब मस्तिष्क में सबसे पहले क्या करता है? संक्रमित करता है, जिससे बहती नाक, एक तरफा चेहरे की सूजन और दर्द, सिर दर्द, बुखार आदि होता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? आंखों से होता है। ये आपने देखा होगा, आपने बहुत से केस भी देखे होंगे टीवी में। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? माइंड से, मस्तिष्क से, हमारे फेस से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में, खार्ग क्या है? एक युद्धपोत है, यह शिप है। क्या है? शिप है, में आग लग गई है और ओमान की खाड़ी में यह डूब गया है। तो यह कहाँ है फ्रेंड्स? ईरान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह ईरान का युद्धपोत है। कहाँ का? ईरान का युद्धपोत है। इसमें क्या हुआ? अभी आग लग गई और ये कहाँ डूब गया? कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। तो मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा युद्धपोत था, जो हाल ही में आग लगने के बाद इसमें डूब गया, ओमान की खाड़ी में डूब गया। और यह युद्धपोत खार्ग नाम इस द्वीप के नाम पर रखा गया था, जो ईरान के लिए मुख्य तेल टर्मिनल के रूप में कार्य करता था। हालांकि अग्निशामक ने आग पर काबू पाने की कोशिश कर ली है, लेकिन यहाँ जहाज ओमान की खाड़ी में तेहरान के दक्षिण पूर्व के जास्क बंदरगाह के पास आखिर में जाके डूब ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राजधानी क्या है ईरान की? तो बात करूँ मैं, तेहरान इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, तेहरान यहाँ की राजधानी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ के जो अभी वो बने हैं हमारे राष्ट्रपति हसन रूहानी है। कौन है? हसन रूहानी। और मुद्रा यहाँ की ईरानी रियाल है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
3 जून 2021 को बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की है फ्रेंड्स? यहाँ 33% की घोषणा की है कि 33% इनको आरक्षण दिया जाएगा। किनको फ्रेंड्स? लड़कियों को, ठीक है, बिहार में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है कौन है अभी? नीतीश कुमार जी है। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कर दी, जिससे इस क्षेत्र में लड़कियों का योगदान बढ़े, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है, और मेडिकल क्षेत्र में भी। इसके अलावा बिहार सरकार राज्य में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार कर रही है। इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्र को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार ग्रह पर वायुमंडल और भूवैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र के अपने 2 नए रोबोटिक मिशन दा विंची और वेरिटास दा विंची और वेरिटास की घोषणा की है? वह कौन सी एजेंसी है फ्रेंड्स? वह नासा है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, हम इसके बारे में बात करें तो जो दा विंची और जो वेरिटास है, यह दोनों मिशन को समझने के लिए एक उद्देश्य, मतलब इसका जो उद्देश्य है क्या है इसको लॉन्च करने का, तो शुक्र की जो सतह है उस पर शीशा पिघल जाता है। अब वह कैसे सक्षम है, और यह ग्रह गैस एक नरक जैसी दुनिया बन गया है। जो यह ग्रह है वह क्या बन गया है? एक नरक जैसी दुनिया बन गया है। क्यों बना है? तो इसको समझने के लिए यह दोनों ग्रह को लॉन्च किया गया है। अब दा विंची का मतलब क्या है? तो दा विंची का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म देख लें हम, डीप एटमॉस्फेयर वेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग मिशन है। यह मिशन शुक्र ग्रह के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए है। यह शुक्र के वातावरण पर अध्ययन करेगा, और इस मिशन के द्वारा यह भी पता लगाया जाएगा कि कभी शुक्र ग्रह पर महासागर था या नहीं था, ठीक है। अब वेरिटास मिशन क्या है? तो वेरिटास का मतलब क्या है? वीनस इमेजिनेटिव रेडियो साइंस इंसार ट्रोपोलॉजी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यह अपने भूगार्भिक इतिहास को समझने के लिए जो अंदर का है, जो भूगार्भिक जो होता है अंदर साइड, शुक्र की सतह पर नक्शा तैयार करेगा। यह जांच करेगा कि यह पृथ्वी से अलग कैसे विकसित हुआ, और यह सतह की ऊंचाई जांच के लिए रडार का उपयोग करेगा। पता लगाएगा कि ज्वालामुखी और भूकंप अभी भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ इतना समझ में आया होगा। शुक्र ग्रह के बारे में बात करूँ तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य से दूसरा है, ठीक है। सूर्य से दूसरा मतलब सूर्य से कम थोड़ा है, मतलब दूसरा नंबर पे आता है सूर्य के बाद। इसका तापमान कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस है, और यह शीशा को पिघालने के लिए पर्याप्त है। शुक्र ग्रह पर अंतिम बार 1990 में मैगेलन ऑर्बिटर गया था। कौन सा गया था? मैगेलन ऑर्बिटर गया था, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सारे क्वेश्चन थे वह खत्म होते हैं। हम कल का पहले रिवीजन करते हैं और फिर कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य का भारत सूचकांक 2020 SDG में इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? केरल राज्य रहा है। कौन सा है? केरल राज्य रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वह कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। फ्रेंड्स, आपने कल सुशील चंद्रा जी का आंसर हमें कमेंट करके बताया, तो यह कौन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है? कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? NV रमन्ना के बारे में आप जानते हैं, CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बने हैं, और सुबोध जायसवाल CBI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2021 को इजराइल के विपक्षी राजनीतिक दल के बीच गठबंधन होने के साथ ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह कौन बने हैं फ्रेंड्स? नेफ्ताली बेनेट बने हैं, ठीक है। इसाक हर्जोग अभी इनके 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, और जो रेविन रिवलिन है यह इससे पहले के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? वह जो पिछले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2021 और किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? तो वह कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? राज्यसभा के 6 विभाग है, जिसमें से 3-3 गांवों को चुना जाएगा, और हर एक गांव को कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd कैटेगरी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 50, 25 और 15 लाख रुपए से दिए जाएंगे, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? अम्बोली जो क्षेत्र है वहाँ पर उनको जैव विविधता के लिए घोषित किया गया है, और सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली की प्रजाति है जो मीठे पानी की मछली है, जिसको खोजा गया है, ठीक है। और इसको किन्ने खोजा है? तो वह है तेजस ठाकरे। यह किनके बेटे हैं? उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र के
कौन है? मुख्यमंत्री। यहाँ के यदि मैं राज्यपाल की बात करूँ तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है और राजधानी मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनीकट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वह किसने किया है फ्रेंड्स? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यह कौन है फ्रेंड्स? हमारे कृषि मंत्री है। कौन है? कृषि मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, डॉक्टर रविशंकर कम्युनिकेशन वाले हैं, और पीयूष गोयल जी अपने कौन से? रेल मंत्री है। ठीक है, और वाणिज्य विभाग वाले। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का पहला देशव्यापी जो नक्शा है, जो रियल टाइम अपडेट में अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता दिखाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? वह कौन सा है? मदद ऐप है। कौन सा है फ्रेंड्स? मदद ऐप है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए हम कंप्यूटर के आज क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर करना। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उनको स्टोर करना क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? सूचनाओं को एकत्रित करना या सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना फ्लॉपी डिस्क कहलाता है। ठीक है, CD रोम क्या है? यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने CD देखी होगी। छोटे आकार होने के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में चित्रों व ध्वनि का संग्रहण करता है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो लिखने का काम सामान्य 101 कीबोर्ड से बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह वीडियो या सेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।